बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रचनात्मक लेखन का भाग, जिसके अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संदेश लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन और स्ववृत्त लेखन की चर्चा करेंगे। ये कैसे लिखना है, कैसे उसके कहाँ पे लाइन छोड़ना है, कहाँ पे तारीख लिखना है, डेट लिखना है, क्या इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट होता है, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि आपके जो है बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का क्वेश्चन इससे संबंधित आता है। और अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से याद रहेंगे, ध्यान में रहेंगे, टॉपिक तो कुछ भी हो सकता है, टॉपिक बदलता रहता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मेट सही से याद रहेगा तो आपको नंबर आसानी से आएंगे, आप लिख पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसमें फॉर्मेट की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और छोटी कक्षा से ही आप इसके बारे में जानते हैं और इसका प्रैक्टिस आपको करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है। लेकिन फिर भी बच्चों में कुछ कुछ कन्फ्यूजन होते हैं, कुछ कुछ शंकाएं उनके मन में होती हैं। तो उनसे संबंधित, जैसा कि मैंने पढ़ाते वक्त, विद्यालय में पढ़ाते वक्त बच्चों के मुख से ऐसे ऐसे सवाल मैंने सुने हुए हैं। हर बच्चा नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे ऐसे कुछ अजीब से सवाल भी आते हैं। तो उन सब की चर्चा थोड़ा हम लोग कर लेंगे कि जैसे अनुच्छेद लेखन आपको लगभग रहता है 120 शब्दों में। अब 120 शब्द का ये मतलब नहीं है कि आप काउंट करने के लिए बैठें, गिनने के लिए बैठें कि वो 120 शब्द है या नहीं है। पहली बात तो शब्द के अंतर्गत, शब्द गिनती के अंतर्गत हम लोग कि, तथा, परंतु, है, ऐसे शब्दों को नहीं जोड़ते हैं और एक अंदाज लगाते हैं कि इतना लंबा लिख लेंगे हम लोग तो हम लोगों का लगभग उतना शब्द हो जाएगा। मैं अपने विद्यालय में हमेशा ही विद्यार्थियों को बताती हूँ कि मार्क्स पे डिपेंड करता है आंसर्स की लंबाई, और एक एवरेज आप मान करके चलिए कि अगर आपको 6 नंबर का अनुच्छेद लेखन, यूजुअली आपको 6 नंबर के होते हैं। 6 नंबर का मतलब क्या हो गया कि आप लगभग जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे डबल जाइए, लगभग दुगना, 1-2 लाइन ज्यादा ही आपका आपकी लंबाई होनी चाहिए आंसर की, ठीक है ना। तो एक इस तरह का कुछ एवरेज अपने दिमाग में आपको कर लेना है। लिखावट जितनी स्पष्ट रहे, साफ सुथरी रहे, उतनी अच्छी है। जहां तक रहा पंक्ति छोड़ने की बात, तो कुछ बच्चों की राइटिंग जो होती है ना, आपने भी गौर की होगी या आप लोगों में से भी किन्हीं की होगी कि काफी बड़े बड़े लिखते हैं वो लोग ना। मतलब कि दोनों जो लाइंस होते हैं हमारी कॉपी में, पेपर जो मिलते हैं उसमें जो लाइंस होते हैं उसमें लगभग ऊपर नीचे दोनों लाइन में उनकी राइटिंग टच करती रहती है। तो जैसे अगर राइटिंग उनकी जिनकी भी अगर राइटिंग टच कर रही हो तो उनको थोड़ा सा गैप ज़्यादा छोड़ना चाहिए। और अगर राइटिंग टच नहीं कर रही है, हाफ लाइन में आप लिख रहे हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड क्लास 10 के बच्चे की राइटिंग मानी जाती है कि वो लगभग लाइनिंग के बीच बीच में लिखते हैं, हाफ उनका कवर होता है, तो उनको उतने बीच बीच में जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात और है, अब जैसे कि अनुच्छेद लेखन की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो आप देख रहे हैं जैसे प्रश्न में दिया हुआ है आपको सामने कि संकेत बिंदु दिया हुआ रहता है। पहले तो टॉपिक है समय का सदुपयोग और उसके बाद आपको संकेत बिंदु दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे संकेत बिंदु है समय का महत्व, विद्यार्थी जीवन और समय गंवाने की हानि। ये आपकी सुविधा के लिए दिया हुआ होता है ताकि आपको समझ में आए कि आपको इस टॉपिक पे जो अनुच्छेद लिखना है उसमें इन बातों की चर्चा करनी है, ठीक है ना। आपके दिमाग में आए, कभी कभी होता है ना, पहले ये संकेत बिंदु नहीं दिया जाता था तो क्या होता था ना कि बहुत बार बच्चे अगर बिल्कुल अननोन, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं है कि यही टॉपिक आएगा, ठीक है ना, टॉपिक कुछ भी हो सकता है अलग अलग तरीके के। तो ऐसे यूजुअली कोशिश की जाती है कि प्रश्नों को देखने पे आप अनुभव करेंगे कि यूजुअली आपके आसपास की जान पहचान के ही टॉपिक्स होते हैं। लेकिन कभी कभी मतलब होता है ना कि
नहीं समझ में आ रहा है कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें, इसकी शुरुआत कहाँ से करें। तो इन सब को समझने के लिए ये संकेत बिंदु आपको हेल्प के लिए दिए जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस संकेत बिंदु में उनको लगता है समय का सदुपयोग पे लिखना है, समय के महत्व, ये उसको अलग अलग टॉपिक्स समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। समय का सदुपयोग ये आपका हेडिंग, ये आपका शीर्षक है जिसको कि आपको सेंटर में लिखना है। और ये जो संकेत बिंदु होता है ना, उसको अलग अलग से नहीं लिखना है, बल्कि उनके आधार पर आपको वाक्य बना करके लिखने होते हैं। ठीक है। और जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब समय का महत्व आपको बताना है, तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, यह कहावत 100% सत्य है। संसार में समय ही सबसे मूल्यवान धन है, क्योंकि खोया हुआ धन तो वापस मिल सकता है, परंतु बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। मानव जीवन की सफलता का रहस्य समय के सही प्रबंधन में छिपा हुआ होता है। विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और बढ़ जाता है। जो विद्यार्थी आज के काम को कल पर टालते हैं, वे सफलता की दौड़ में पीछे जाते हैं। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम समय का सम्मान करेंगे तो समय हमारा सम्मान बढ़ाएगा। महापुरुषों के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग किया। अतः हमें समय की कीमत पहचाननी चाहिए और एक निश्चित समय सारणी बना करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से ऊपर जो संकेत बिंदु दिया हुआ है, उन सारे की चर्चा, उनसे रिलेटेड बातों की चर्चा 2 से 3 लाइन में यहाँ पे की गई है, ताकि आप एक पैरा अच्छे से लिख सकें। अनुच्छेद इंग्लिश में जिसको पैरा कहते हैं। अच्छा, इसमें ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि बीच में आपको मतलब लाइन गैप नहीं छोड़ना है, एक साथ इकट्ठे आपको लिखना होता है। ठीक है। अब हम लोग जैसे इसके दूसरे उदाहरण पे आते हैं। दूसरा हमारा जैसे प्रश्न है, बढ़ता प्रदूषण एक विकराल समस्या। प्रदूषण से तो सभी कोई जानते हैं प्रदूषण के बारे में। तो प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, जनजीवन पर प्रभाव उसका क्या पड़ता है, और इसके समाधान के उपाय क्या हैं, ये इसके संकेत बिंदु हैं। अब जैसे लिखा अगर जाए तो कैसे लिखा जाएगा, हेडिंग को आपको बीच में रखना है। और आज के आधुनिक युग में प्रदूषण मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, बन गया है। अब इसमें आपको जो फॉर्मेट मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, ये आपको स्पष्ट करता है कि हेडिंग बीच में लिखना है, शीर्षक बीच में लिख करके उसको अंडरलाइन भी जरूर करना, और वहां पर एक लाइन का गैप आपको छोड़ना है। ठीक है ना। उसके बाद आप मार्जिन के साइड से लिखना शुरू करेंगे। विज्ञान की प्रगति और औद्योगिकीकरण ने जहां हमें सुख सुविधाएं दी हैं, वहीं पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित भी किया है। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। शहरों में बढ़ती गाड़ियों का धुआं, कारखानों का कचरा हमारी सांसों में जहर घोल रहा है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। यदि हमने समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धरती रहने योग्य नहीं बचेगी। प्रदूषण रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा। पर्यावरण की रक्षा ही वास्तव में जीवन रक्षा है। तो इस तरह से मुख्य बातों को सिर्फ लिखना है, क्योंकि अनुच्छेद को बहुत लंबा भी नहीं खींचना है। मुख्य बातों को लिखना है जो संकेत बिंदु पर आधारित रहेंगे। ठीक है। तो आशा है आप इसको समझ रहे होंगे। तो और इस तरह से कोई भी टॉपिक रहे, कोई भी शीर्षक रहे, संकेत बिंदु की मदद लेकर के आपको इकट्ठे लिखना है। शीर्षक को बीच में लिखना है, उसको हाईलाइटेड करना है, और वहां पे थोड़ा सा एक लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा होता है पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र जो होते हैं, बचपन से ये भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। आई थिंक तीसरी कक्षा से आपको लिखवाना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे तो आजकल पत्र नहीं के बराबर लिखा जाता है, लेकिन फिर भी ऑफिसों में, कार्यालयों में बहुतों बार पत्र लिखने की जरूरत पड़ती है। तो हमें आना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि अभी हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें पूरी तरह से ईमेल वाला दौर भी नहीं आया है। बहुत जगहों पे हमें रिटन, हैंड रिटन पत्र देना पड़ता है। तो लिखना हमें
पता होना चाहिए। और जैसा आपको कक्षा में बताया भी गया होगा कि पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसको कहते हैं? जो कि हम लोग कार्यालयों में अपने मतलब वर्क प्लेस पे वहाँ के लोगों को लिखते हैं, अपने अफसर को, अपने अधिकारी को, या ऐसे किसी कॉमन अधिकारी को लिखते हैं। और दूसरा होता अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम लोग अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्र इत्यादि को लिखते हैं। तो अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा कि औपचारिक पत्र चूंकि आप किसी अधिकारी को लिखते हैं तो वो आपका कोई लगता नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली। तो ऐसी स्थिति में इसलिए या इन पत्रों में विषय को अलग से लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि आपका पत्र जो है ना, नहीं तो फिर उतना ध्यान दे करके वहां कोई नहीं पढ़ने वाला है। लेकिन जब हम लोग अपने रिश्तेदार को, मित्र को, या किसी माता पिता को, ऐसे भाई बहन को लिखते हैं पत्र, तो उनके पास हमारे लिए काफी समय होता है, तो वो हमारे पत्र को ध्यानपूर्वक लाइन बाय लाइन पंक्तिबद्ध तरीके से पढ़ेंगे जरूर। तो ऐसे पत्रों में यूजुअली विषय अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को मतलब 9th-10th में मैंने देखा है कि विद्यार्थियों को इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, और वो विषय जो है वो अनौपचारिक पत्र में भी विषय लिख देते। तो इस तरह से करने से आपके पूरे नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों को नहीं मतलब दोहराना है, और आसानी से आप ऐसी गलतियों से को बंद कर सकते हैं और सही काम कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान देना है। आपके अब जैसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं, आपके क्षेत्र में गंदगी की समस्या है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर सफाई व्यवस्था सुधारने का अनुरोध करें। अब स्वाभाविक है, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो स्वास्थ्य अधिकारी आपका कोई रिलेटिव नहीं है, ये एक अधिकारी है, ठीक है ना, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो इनको लिखना मतलब कि ये औपचारिक पत्र हो गया। अब औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, देखिए। सबसे पहले आपको अपना पता लिखना होगा, ठीक है ना, कि जो लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही पेपर में सब कुछ बताना होता है। जैसे पत्र यूजुअली तो लिखते हैं तो ऊपर हम लोग लिफाफे पे जैसे उसका अपना पता डालते हैं, भेजने वाले का और जिनको भेजा जा रहा है उनका पता डालते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको एक ही पेपर में सीधे सीधे दिखाना है, तो इसलिए ऐसे दिखाते हैं हम लोग। हर चीज मार्जिन के साइड से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पता लिखा हमने, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे आप, उसके बाद दिनांक लिखेंगे जिस डेट को आप लिख रहे हैं। उसके बाद आप फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नई दिल्ली, और यहाँ पे एक जगह छोड़ देंगे, एक लाइन मतलब छोड़ देंगे। उसके बाद विषय हम लोग लिखेंगे, क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु, और फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। विषय अलग से बिल्कुल लिखना जरूरी है क्योंकि ये एक औपचारिक पत्र है, और स्पष्ट पता लगने के लिए इसको हाईलाइटेड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मतलब संबोधन डालेंगे, उचित संबोधन का प्रयोग करना होता है तो महोदय कॉमा डालेंगे, और उसके बाद अगले लाइन में लिखना शुरू करेंगे जो हमें हमारा विषय है, उस विषय पर बात लिखना शुरू करेंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान विकास नगर क्षेत्र में फैली अत्यधिक गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आप मतलब अपने लिंक के अनुसार ये सेंटेंस बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी कर देते हैं कि सेम टू सेम एक दूसरे का देख करके लिखने के चक्कर में वो इतना भी नहीं चेंज करते हैं, तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। अपने अनुसार उसको पुलिंग स्त्रीलिंग लाइन में बदलेंगे। पिछले कई दिनों से यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है, जिसके कारण सड़कों पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। बारिश के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई है और चारों ओर दुर्गंध फैल रही है। इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। और इतना मतलब ये मेन
मेन मुख्य बात हुई, मुख्य विषय बात लिखा आपने, उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप देंगे और अगले लाइन में लिखेंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ सफाई की उचित व्यवस्था कराएं। जो उसका मतलब समरी होता है कि मतलब मैंने क्यों लिखा है, फिर से एक बार रिमाइंड कर देना, ताकि स्थानीय निवासियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। तो 2 पैरा इस बीच में आपको लिखना है, जिसमें फर्स्ट पैरा में अपना परिचय देते हुए मुख्य विषय के का उल्लेख करना है, और दूसरे पैरा में आपको ज्यादा नहीं, 2 लाइन में आभार भी प्रकट कर देना है। अभी काम हुआ नहीं है, लेकिन आप ये तरीका होता है, कटसी होती है, ठीक है ना, कि आपको आशा कर रहे हैं कि ये काम हो जाएगा और इसके लिए आप पहले ही आभार प्रकट कर दे रहे हैं। और फिर धन्यवाद देना है, 1 लाइन छोड़ के धन्यवाद लिखना है, और फिर अपना परिचय लिखना है, अपने बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग दूसरे पत्र की चर्चा करते हैं। दूसरे पत्र है हमारा, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखें। अब यहाँ पे क्या है, मित्र को लिखना है आपको पत्र। मित्र को पत्र लिखना मतलब क्या है कि ये एक अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र की विशेषता क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको विषय अलग से नहीं लिखना है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और शुरू उसी तरह से करेंगे, मार्जिन के साइड सारा काम करना है। सबसे पहले अपना पता लिखेंगे और उसके बाद 1 लाइन छोड़ करके दिनांक लिखेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ करके संबोधन लिखेंगे। प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्ते। अपनी अनुसार आप नाम बदल सकते हैं। इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान देंगे। आज सुबह ही समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा परिणाम पढ़ा। यह जानकर मुझे और मेरे परिवार को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन का फल तुम्हें मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से पहले पैरा में क्या करना है, जो मुख्य विषय है उसकी चर्चा करनी है। ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, मुख्य बात को कम से कम शब्दों में लिखना है, लेकिन लिखना है, ठीक है, पूरा समझ में आने तक। उसके बाद 1 लाइन छोड़ करके और फिर शुरू करना है। तुम्हारी इस शानदार सफलता पर मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। भगवान करे तुम भविष्य में भी इसी तरह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहो। अपनी सफलता की खुशी में हमें पार्टी देना मत भूलना। एक मित्र को आप कैसे बोलते हैं वही सब बात बोलना है, लेकिन मित्र को बोलना तो है वही सब बात जैसे मित्र को बोलते हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। व्याकरण के दृष्टिकोण से सही शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अंत करना है, चाचा जी और चाची जी को मेरा सादर प्रणाम कहना, क्योंकि मित्र के माता पिता आपके अंकल आंटी लगे ना, तो वो हिंदी में उनको चाचा जी चाची जी कहते हैं ना। और उसके बाद तुम्हारा प्रिय मित्र, अपने संबोधन के साथ अपना नाम लिख करके खत्म करना है। कंफ्यूज नहीं होना है औपचारिक और अनौपचारिक में। बेसिक अंतर कहाँ है कि वहां पे विषय लिखना है औपचारिक में, अनौपचारिक में विषय नहीं लिखना है। और थोड़ा संबोधन पर ध्यान देना है कि संबोधन वहां महोदय लिखना है, यहाँ प्रिय आदरणीय लिखना है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आता है, लगभग 100 शब्द में आपको लिखना होता है। फॉर्मेट सही रखिएगा, नंबर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है और फॉर्मेट का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पर आते हैं, रचनात्मक लेखन के तीसरे टॉपिक पर, जो है हमारा संदेश लेखन। संदेश यानी कि मैसेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जिसको मैसेज बोलते हैं। अब फोन पे व्हाट्सएप पे तो आपने ढेर सारे मैसेजेस आप लिखते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आप लिखते हैं ना, वो स्पेशल कोड में लिखते हैं और बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। आजकल तो बच्चे बड़े ही स्टाइल के टर्म्स को जान गए हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, एग्जाम में अभी आपको उन टर्म्स को नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना है। संदेश अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो जैसे शोक संदेश होता है, उसी तरह से यहाँ पे आपको शुभकामना संदेश का उदाहरण दिया गया है। तो शुभकामना, किसी का कुछ अच्छा हुआ है तो उसको मतलब उस तरह के भाव के साथ लिखना। बधाई संदेश होता है, अलग अलग तरह के संदेश होते हैं। तो जिस तरह का संदेश आपको लिखने के लिए प्रश्न में आएगा, उसकी हेडिंग को आपको सेंटर में लिखना होता है।
जनरली संदेश जो लिखा जाता है इसको एक मतलब फॉर्मेट जैसा बॉक्स जैसा बना करके लिखते हैं हम लोग। तो एक बॉक्स बनाइएगा आप अपने पेपर पे, उसमें सेंटर में, उस बॉक्स के सेंटर में आप शुभकामना संदेश मतलब हेडिंग जैसे ऊपर में प्रश्न में जो रहेगा वो डाल देना है। हेडिंग को अंडरलाइन करना है, एक लाइन छोड़िएगा और उसके बाद मार्जिन के साइड से दिनांक लिखिएगा। पहले किस डेट को आप वो शुभकामना लिख रहे हैं, दिनांक स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में समय, इनके बीच में गैप नहीं छोड़ा जाएगा, समय लिखना है। और समय आपका जब आप एग्जाम लिख रहे हैं वो टाइमिंग आप कुछ भी अपने तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक लाइन छोड़ करके और तब संबोधन डालना है। तो अपने मित्र को चूंकि लिखना है तो प्रिय मित्र राहुल जैसे दिया हुआ है, यही किसी बड़े को लिखना भी हो सकता है, किसी अलग रिश्तेदार को लिखना हो सकता है। तो जैसे जिसके लिए लिखना होगा, आदरणीय, प्रिय, प्यारे, अपने हिसाब से वो किस में क्या संबोधन सूट करेगा वो आपको देख लेना है और उस हिसाब से लिखना है। तुम्हारे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में ढेर सारी खुशियां प्रदान करे। तुम हमेशा इसी तरह जीवन में उन्नति के शिखर को छूते रहो। जन्मदिन की एक बार बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए तुम्हारा मित्र और फिर अपना नाम लिखना है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है इसको, मुख्य बात इसमें सिर्फ लिखनी है, लेकिन फॉर्मेट ध्यान में रखना है। सेंटर में किस तरह का संदेश है उसका हेडिंग डालना है, दिनांक और समय डालना है, संबोधन डालना है और मुख्य बात लिखना है। फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगला आता है हमारा संदेश लेखन। समस्त देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस का एक शुभकामना संदेश लिखें। ये भी शुभकामना से है लेकिन ये सार्वजनिक है, मतलब समस्त देशवासियों के नाम पर लिखना है। अब इसमें देखिए स्वतंत्रता दिवस संदेश और उसके बाद फॉर्मेट सेम रहेगा, दिनांक एक लाइन छूटा हुआ है, उसके बाद दिनांक है, फिर समय रहेगा और उसके बाद चूंकि समस्त देशवासियों को लिखना है इसलिए यहाँ पे संबोधन में समस्त देशवासियों ही जाएगा कॉमा डाल करके और तब अपनी मुख्य बात को संक्षिप्त रूप में लिख देना है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम उन सभी शहीदों को नमन करें जिन्हें देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हम सब मिलकर अपने भारत को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लें। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब स्लोगन के रूप में डाल दीजिए जय हिंद जय भारत। और मान लीजिए आप मुख्यमंत्री हैं या कोई साधारण, क्योंकि देशवासियों को तो कोई भी इसी तरह के लोग शुभकामना संदेश भेजेंगे तो वो आपको एक्सप्लेनेशन रहेगा वैसे प्रश्न में और इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसको हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक आता है रचनात्मक लेखन में सूचना लेखन। सूचना और संदेश में सूचना नोटिस हुआ इंग्लिश में जिसको नोटिस बोलते हैं। नोटिस हर क्षेत्र में, जैसे आपके विद्यालय में भी नोटिस निकलता है तो नोटिस बोर्ड पर छपा हुआ होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा का अंतर है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, आपके विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, विद्यालय के छात्रों को सूचित करने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। और इसको देखिए, ये भी आपको एक बॉक्स में लिखना है, चारों ओर से स्केल से पेंसिल की मदद से एक बॉक्स जैसा बना लेंगे आप अपने पेपर पे। और उसके बाद फिर हेडिंग को बीच में लिखना है हमेशा। डीएवी पब्लिक स्कूल, इसमें आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, नई दिल्ली, या प्रश्न में अगर कोई स्कूल का स्पेशली नाम दिया हो तो आपको वही लिखना होगा। फिर आपको ये बताना होगा कि ये सूचना है, ठीक है ना। उसके बाद विषय बीच में डालना होगा, नेक्स्ट लाइन में विषय डालिएगा, रक्तदान शिविर का आयोजन की किस बात से संबंधित, क्योंकि लोगों का ध्यान उस पर जाए इसलिए विषय को इस तरह से लिखेंगे। फिर दिनांक लिखेंगे मार्जिन के साइड से, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से हमारे विद्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
उसके बाद कहाँ किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, ये सारे डिटेल को अलग अलग लाइन में हम लोग व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। स्थान विद्यालय सभागार, दिनांक, समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं अगर प्रश्न में कोई विशेष इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो। फिर उसके बाद उसको समाप्त कैसे करेंगे। इच्छुक विद्यार्थी यानी कि जो रक्तदान करने के इच्छुक हों, जो 18 वर्ष से ऊपर हों, क्योंकि यही नियम होता है, और शिक्षक इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अधो हस्ताक्षरी से संपर्क करें। नीचे जिसका हस्ताक्षर है उससे संपर्क करना होगा, और वो परिचय इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है। अब हम लोग दूसरा सवाल जैसे देखते हैं, एक और उदाहरण। विद्यालय के खेल के मैदान में आपको एक कलाई घड़ी मिली है, इसके बारे में सूचना तैयार कीजिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि आपको आपके स्कूल का ग्राउंड काफी बड़ा हो और उसमें जो है कुछ आपको ऐसा मिले जो आपको पता नहीं है किसका है, तो उसके लिए नोटिस आप नोटिस बोर्ड पर डलवाएंगे। केंद्रीय विद्यालय रांची सेंटर में लिखना है, ब्लॉक बनाना है, और उसके बाद सूचना हेडिंग डालना है, विषय लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, फिर दिनांक लिखना है, एक लाइन छोड़ना है। इसको गौर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल शाम विद्यालय के खेल के मैदान में मुझे काले रंग की टाइटन कंपनी की एक घड़ी मिली है। जिसकी भी यह घड़ी खोई हो, वह विद्यालय कार्यालय में आकर पहचान बताकर इसे प्राप्त कर सकता है। संक्षिप्त लिखना है, बहुत ज्यादा इन सब चीजों में आगे पीछे नहीं जोड़ना होता है। मुख्य विषय सिर्फ चर्चा की जाती है। फिर संपर्क कहाँ करना है वो लिख देना है, और अपना परिचय मतलब जो सूचना लिख रहे हैं उनका परिचय इसमें डाला हुआ होना चाहिए। यहाँ पे बीच में एक लाइन छूटेगा। जहां जहां आपको गैप दिख रहा है वहां पे आप लोग को एक लाइन छोड़ना है। तो इस तरह से हमारा ये हेडिंग खत्म होता है। 2 उदाहरण मैंने दिखलाए हैं इस वीडियो में। इसी तरह से आप बाकी पे काम करेंगे। अब अगला हमारा हेडिंग होता है रचनात्मक लेखन में। अगला प्रश्न होता है विज्ञापन लेखन से संबंधित। विज्ञापन लेखन का पहला उदाहरण है, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन लिखें। विज्ञापन कम शब्दों में होता है लेकिन इसको थोड़ा डेकोरेटिव और साफ सुथरा स्लोगन बना करके और कुछ चित्र बना के, ड्राइंग बना करके, सजा करके बनाया जाता है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे उसको हाईलाइटेड करके और उसमें स्लोगन बनाना है, कम से कम शब्द यूज करना है, लेकिन डेकोरेटिव होना चाहिए, थोड़ा कलरफुल आकर्षक आपको बनाना है। ठीक है। क्योंकि जब आप विज्ञापन किसी चीज का कर रहे हैं तो लोगों का अधिक से अधिक लोगों को इसकी ओर आकृष्ट करना है। तो आकृष्ट हम लोग हमेशा थोड़ी रंग बिरंगी और थोड़ी आकर्षक चीजों की तरफ ही होते हैं। ठीक है। तो देखिए, सेल सेल जल्दी कीजिए, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। कुछ अलग अलग तरीके से सजा धजा करके लिखना है। ठीक है। तो इसको गौर कीजिए। अब अगला जैसे हमारा प्रश्न है, अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हेतु लगभग 30 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार करें। जनरली विज्ञापन कम शब्दों में होता है और इसीलिए इसका मार्क्स भी कम होता है। ये यूजुअली 4 नंबर का ही आता है। अभी आप देखिए, चूंकि जल का दुरुपयोग रोकना है तो उससे संबंधित आपको ड्राइंग बनाना है, कुछ स्लोगन बनाना है। जल है तो कल है, हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है। और कौन ये विज्ञापन निकाल रहे हैं उनका परिचय भी नीचे दिया हुआ है। तो इस तरह से सेंटर में आपके विज्ञापन मतलब हेडिंग होना चाहिए, टॉपिक का हेडिंग होना चाहिए। और अंतिम, अब हम लोग आते हैं अपने अंतिम टॉपिक, जो कि हमारा होता है स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त, जिसको इंग्लिश में बायोडाटा के भी नाम से जानते हैं। पहले जो हमारा सिलेबस होता था 9-10 का, तो 10 में ये सब इसको नहीं शामिल किया गया था, लेकिन इधर कुछ सालों से ये बहुत ही आवश्यक समझा गया और इसको शामिल किया गया। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बाद में आप पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद
जब भी किसी नौकरी के लिए आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बायोडाटा मांगा जाता है, और हम लोगों में से बहुतों को ये सब लिखना नहीं चूंकि सिखाया जाता था, इसलिए नहीं आता था। तो इसीलिए सिलेबस में कुछ इस तरह के परिवर्तन किए जाते रहे हैं, आगे भी ज़रूरत के हिसाब से किए जाते रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक यूजफुल चीज़ों को बच्चों को सिखाया जाए, जो कि उनके आगे के जीवन में लाभदायक साबित हो। तो उसी में से एक स्ववृत्त लेखन है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंग्लिश में इसको बायोडाटा कहते हैं। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिए, किस तरह से इसके प्रश्न रहेंगे। आप सुनीता या राकेश हैं, मतलब अगर लड़की हैं तो सुनीता, लड़का है तो राकेश। कंफ्यूज नहीं होना है, इन सब छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना है। आप राजेंद्र नगर के निवासी हैं। दैनिक समाचार पत्र से पता चला है कि स्थानीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ है। आप उक्त पद की योग्यता बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की डिग्री हासिल किए हुए हैं, अतः उक्त रिक्त पद हेतु राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय प्रमुख को भेजने हेतु लगभग 80 शब्दों में अपना संक्षिप्त स्ववृत्त लिखिए। ठीक है, तो मतलब 80 शब्दों में आपको अपना बायोडाटा तैयार करना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले अपना परिचय दिया जाता है, अपने बारे में अपना पूरा परिचय। ठीक है ना, अपना पर्सनल जो जानकारी, निजी जानकारी होती है, वो आपको यहाँ पे डालनी है। अपना नाम, तो फिर पिताजी का नाम। आप जरूरी नहीं है कि अपने पिताजी का रियल नाम ही दें, आप यहाँ पे अपने अनुसार, लेकिन इन जनरल हम लोग रियल नाम ही दे देते हैं। पता, अपना पता, मोबाइल नंबर भी जरूरी नहीं है, आप देख रहे हैं फॉर्मेट में जैसे दिया हुआ है, आप उसी तरीके से भी लिख सकते हैं। बस ये देखा जाता है कि बच्चे को पता तो है ना कि क्या क्या लिखना होता है। ईमेल आईडी, लिंग मतलब कि आप लड़का हैं या लड़की, महिला हैं या पुरुष हैं, डेट ऑफ बर्थ, वैवाहिक स्थिति, धर्म, राष्ट्रीयता। ठीक है ना, इतनी चीजों को यहाँ भरा जाता है, और इसीलिए इन सब चीजों का यहाँ पे वर्णन आपको दिया गया है। उसके बाद जो मुख्य नौकरी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है वो है आपकी शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपने क्या पढ़ाई की हुई है, कितनी पढ़ाई की हुई है, कहाँ से पढ़ाई की है, कितने नंबर आपको आए हैं। ये कॉलम के रूप में इसको बना करके आप अपनी शैक्षणिक योग्यता भरते हैं। बहुत जगहों पे जैसे ये फॉर्मेट मिलता ही है, फॉर्म में ही मिलता है, बहुत जगहों पे खुद से बना करके भी डालना पड़ता है, तो इसलिए बनाना आना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन गैप छोड़ा जाएगा निजी जानकारी देने के बाद, ताकि स्पष्ट हो सके कि एक बात खत्म हुई, अब दूसरी बात शुरू हो रही है। तो शैक्षणिक योग्यता वाले भाग में सबसे पहले कॉलम में है परीक्षा का नाम, कौन कौन सी परीक्षा आपने पास की है, पास होने का ईयर क्या है, संस्थान का नाम मतलब कहाँ से आपने पास किया है, और आपको कितने मार्क्स मिले हैं जो परसेंटेज में डाले हुए हैं। कभी कभी हम लोग विषय भी लिखते हैं कि किन किन विषयों से हमने पास किया हुआ है, वो मार्क्स के पहले वाले कॉलम में होगा। तो जैसे परीक्षा का नाम हाई स्कूल, इंटर, फिर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, और उसका ईयर में ध्यान देना है। हाई स्कूल हुआ मतलब आपने 10वीं कब पास किया, 10वीं के बाद इंटर 2 साल बाद, मतलब कि 11 है जैसे, तो इसलिए तो 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और बैचलर में 3 साल लगता है, तो इसलिए 3 साल का गैप जाना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो इन चीजों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। ठीक है ना, उसके बाद आप इस तरह से भरेंगे। उसके बाद आता है अगला स्किल, मतलब कि ठीक है कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता तो इतनी है, आपने ये डिग्री प्राप्त की है, बीएससी या बीए किया हुआ है, लेकिन और अदर स्किल्स भी होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि आजकल 6 महीना 8 महीना साल भर के बहुत तरह के कोर्सेज निकलते हैं, और जिनको भी बच्चे करते हैं और करना चाहिए, ताकि इससे जो है ना हमें एक्स्ट्रा क्वालिटी डेवलप करती है। तो ऐसी अगर कोई क्वालिटी आप में है तो उसका इंफॉर्मेशन देना भी बहुत जरूरी होता है।
जैसे कि यहाँ पे 3-4 क्वालिटी का नाम लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ज्ञान, कंप्यूटर भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो इन सबको आपको यहाँ पे इंक्लूड करना होता है पॉइंट डाल करके, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए एक लाइन गैप छोड़ना होता है बीच में, ताकि स्पष्ट वह पता चले। उसके बाद लास्ट में हम लोग अनुभव लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास अनुभव हो ही, लेकिन आप जब यहाँ पे एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको ये इंक्लूड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपको ये पता है कि यहाँ क्या क्या डालना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ करके फिर अनुभव। तो स्थानीय विद्यालय के पुस्तकालय में 2 वर्षों का अनुभव, यूजुअली जिस पोस्ट के लिए हम लोग, जिस पद के लिए हम लोग बायोडाटा डाल रहे हैं उस पद से रिलेटेड अनुभव ही डालने होते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ अलग भी आपके पास अनुभव है तो फिर आप वो भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद दिनांक, जिस दिन आप वो बायोडाटा डाल रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, जगह और अपना नाम फिर लास्ट में, मतलब हस्ताक्षर के रूप में, तो हस्ताक्षर अपना नाम करते हुए। तो इस तरह से हमारा ये बायोडाटा खत्म होता है। अगला जैसे एक और सवाल का उदाहरण आपको दे रही हूँ। जैसे अगला प्रश्न है, आप तरुण वैश्य या तरुणा वैश्य हैं, ठीक है। ये नाम दिया हुआ है, या अगर आपको प्रश्न में नाम दिया हुआ है तो आपको वही लिखना होता है, और अगर नाम कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। आपके पास बीएड की डिग्री है, आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी की अध्यापिका या अध्यापक के पद के लिए, मतलब लड़की हैं तो अध्यापिका, लड़का है तो अध्यापक, इन सब छोटी छोटी बातों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पद के लिए आवेदन करना है, अतः आप 80 शब्दों का एक स्ववृत्त तैयार कीजिए। तो इसको फिर वैसे ही अपना सबसे पहले निजी आप जानकारी देंगे, नाम, पिताजी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक, डेट ऑफ बर्थ, वैवाहिक स्थिति, धर्म और राष्ट्रीयता। फिर एक लाइन गैप छोड़ेंगे, फिर शैक्षणिक योग्यता बताएंगे, परीक्षा का नाम, पास ईयर, संस्थान का नाम और मार्क्स। उसके बाद अगला हम लोग अपना स्किल लिखेंगे, और स्किल के बाद अनुभव, बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ते जाएंगे, फिर दिनांक और अपना हस्ताक्षर। तो इस तरह से हमारा स्ववृत्त लेखन, जो हमारा रचनात्मक लेखन का बोर्ड परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, वो खत्म होता है। और इसके साथ ही हम लोगों का जितना भी रचनात्मक लेखन से संबंधित टॉपिक है उसकी चर्चा इस वीडियो में खत्म होती है। आशा है इस वीडियो से आप लाभ उठाएंगे, और अगर लाभ हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। और लाभ उठाएं, अच्छे से मार्क्स लाएं, इस आशा के साथ और इस शुभकामना के साथ, वेल विशिंग के साथ धन्यवाद देती हूँ।